बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग पहले अपना प्रोग्राम जारी रख रहे थे टेक्स्ट विद डॉक्टर आसिफ चौधरी, तो हम आज उसकी कंटिन्यूशन के अंदर ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत अहम है। जैसा कि अभी रिसेंटली फाइनेंस बिल 2026 पास आउट हुआ है, उसके अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन उस एक्ट के अंदर फाइनेंस बिल 2026 के अंदर जो मेन और मेजर पॉइंट रेज किया गया है और उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो की गई है फेसलेस सिस्टम के बारे में। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इस प्रोग्राम टेक्स्ट विद डॉक्टर आसिफ चौधरी के अंदर डॉक्टर साहब से फेसलेस सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच हज़ैफ़ा, आपने बहुत छुट्टियां की तो जिसकी वजह से हमारे जो लिसनर हैं वो इसका वेट कर रहे होंगे कि कब आता है क्वेश्चन आंसर, जिसमें बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो वो अब मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आपका वो आ नहीं रहा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन या इंटरव्यू वाला, तो उसको कैरी ऑन करें। तो इसमें आप ज़रा कोशिश किया करें कि लिसनर की उम्मीद पे पूरा उतरें और उसको डेली या एटलीस्ट वीकली 2 प्रोग्राम उसके आप रिकॉर्ड करवाएं। ओके श्योर। शुरू करते साथ मैं अपना सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जो फेसलेस सिस्टम अब मुतारिफ करवाया गया फाइनेंस बिल 2026 के अंदर, वो बेसिकली है क्या? अच्छा ज़ैफ़ा, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इशू ये आ रहा था कि एफबीआर में जी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। किस हवाले से करप्शन हो रही है कि जब भी किसी का ऑडिट होता है, जब भी किसी की असेसमेंट होती है, कोई नोटिस आता है, तो जो टैक्स मैन है वो पैसे की डिमांड करता है, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। ऐसे ही है। तो ये बेसिक इशू था जिसको लेके पॉलिसी मेकर्स इस पे काफ़ी देर से डिस्कशन चल रही थी, जो कि 2022 से तो मैं भी उसका गवाह हूँ कि मैं भी सुन रहा हूँ कि इसमें इस तरह से फेसलेस असेसमेंट लाई जाए ताकि टैक्स मैन और टैक्स पेयर में आपस में इंटरेक्शन ही ना हो, ताकि करप्शन की बात ना हो। तो अगर मैं बात करूं हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में ये 2019 से उनके जो एक्ट था उसमें ये चेंज आई और उस वक्त से वो फेसलेस में हैं। वो फेसलेस हेयरिंग भी कर रहे हैं, ऑडिट भी कर रहे हैं और असेसमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली करप्शन को ख़त्म करने के लिए सिस्टम लाया जा रहा है कि जिसमें टैक्स मैन और टैक्स पेयर आपस में उनका कोई राबता नहीं होगा, वो एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। कोई अगर नोटिस भेजेगा तो उसको ये नहीं पता होगा, एआई जनरेटेड होगा कि किसके पास ये जा रहा है, कौन टैक्स पेयर है, और जो रिप्लाई कर रहा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कौन ऑफिसर है। तो इस तरह से जब किसी का पता नहीं होगा तो उसमें करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो इसका बेसिक जो मकसद है वो ये है कि करप्शन ख़त्म करना। ठीक है, मेरा अगला सवाल है, एक और न्यू सेक्शन जो ऐड हुआ है, सेक्शन 165AB, वो बैंक रिलेटेड है कि बैंक का एफबीआर से जो राब्ता है टैक्स पेयर के अकाउंट्स के रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंगली 165AB के अंदर फेसलेस का क्या ताल्लुक है इसका आपस में? इसमें हज़ैफ़ा इस दफ़ा ये नया सेक्शन आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एआई जनरेटेड जो डाटा होगा वो इकट्ठा करेगा मुख्तलिफ डाटा सोर्स से और फिर देखेगा कि उसमें क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं और फिर उसको ऑडिट और सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट करेगा। तो जो सेक्शन आपने 165AB का जिक्र किया, ये बेसिकली ये है कि जब किसी टैक्स पेयर की उसके बैंक अकाउंट में या ईएमआईज में उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा की हो जाएगी, तो देन वो रिपोर्ट करेगा स्टेट बैंक एफबीआर को। एफबीआर के पास उसका डाटा आएगा, तो एफबीआर एनालिसिस करेगा कि आया वो क्या कोई बिजनेसमैन है, सपोज वो कोई एक्सपोर्ट हो सकती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, तो उसके लिए इतनी अमाउंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि क्या ऐसा बंदा जो टैक्स पेयर है ही नहीं, जो एफबीआर के रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उसका भी क्या इतना अगर वॉल्यूम किसी का आ रहा है तो वो किस चक्कर में आ रहा है उसको चेक करेगा। ठीक है, तो जो बेसिकली इसलिए इसमें डाला गया। तो ये ईयरली उसको डाटा जाएगा या फिर कुछ सिलेक्टेड मंथ्स का इन्होंने किया? असल में ये है कि वो इसमें 6 मंथ का बताया गया है।
लेकिन अब उसके टाइम टू टाइम में भी उसको चेक किया जाए कि ये किस लेवल पे पहुंच जाए और वो उसको रिपोर्ट होना चाहिए, तो ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो है उनको कंट्रोल किया जा सके। ओके, परफेक्ट। अब जैसा कि हम लोग पोर्टल खोलते हैं एफबीआर का, सेल्स टैक्स के रिलेटेड हो या इनकम टैक्स के रिलेटेड हो, इनबॉक्स के अंदर हमें कुछ नोटिस आते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे, है। हाँ। अब उन नोटिस के अंदर मेंशन होता है ये किस कमिश्नर की तरफ से आया है, किस जोन से आया है, कौन से यूनिट से आया है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है नोटिस के अंदर एग्जैक्टली। कि ये नोटिस जो भेज रहा है इसके पीछे कमिश्नर कौन है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब फेसलेस सिस्टम के अंदर जो हमें नोटिस आएंगे उनका क्या तरीका होगा? अच्छा, इसमें क्योंकि वो हमारा फेसलेस वो भी आईआरएस पोर्टल पे ही आएगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें वो हिडन रखा जाएगा कि नोटिस भेजने वाला क्यों है, कौन है, तो उसमें फिर उसका नाम नहीं आएगा। वो एफबीआर अथॉरिटीज़ के हवाले से एक में भी कह दें कि एफबीआर की अथॉरिटी जो है फलां अथॉरिटी ने भेजा है, तो उसमें नाम नहीं मेंशन होगा, सिर्फ अथॉरिटी का मेंशन होगा, ताकि वो बंदा जान ना सके कि कौन ऑफिसर है जो मुझे नोटिस भेज रहा है। और जो भेजने वाला है उसको भी नहीं पता होगा मैं किसको भेज रहा हूँ, और जो इसका रिसीवर है उसको भी नहीं पता होगा किसने भेजा है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, इसी के साथ नोटिस आते हैं हमें, तो उसके अंदर कुछ जो हमारे केसेस चल रहे होते हैं ट्रिब्यूनल्स में या एफबीआर के दफ्तर के अंदर, कमिश्नर के पास कुछ केसेस होते हैं, तो उस कमिश्नर की तरफ से हमें फॉर एग्जांपल एक नोटिस आया है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कमिश्नर के कह के आप अपने जो एविडेंस सबमिट करवाएं और आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आपकी 20 जुलाई को है, ठीक है। तो अब क्या ये सिस्टम रहेगा कि फिजिकल हियरिंग होगी? अच्छा, इसमें फेसलेस का तो मकसद ये है कि अब फिजिकल कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए भी ई हियरिंग होगी। आपने फाइनेंस एक्ट पढ़ा है, जिसमें एक्ट का ये हिस्सा अब बन गया है कि जो अपील है वो भी फेसलेस अपील होगी। ठीक है। पहले 45B जो सेल टैक्स में थी जैसे कि, तो उसमें हम अपील करते थे कमिश्नर को, तो फिजिकल जाके आप डॉक्यूमेंट्स देते थे, रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब एक सेक्शन नया ऐड हो गया 45C, अगर मैं सेल टैक्स की बात कर रहा ठीक है। हूँ। इसी तरह बाकी सब लाज में भी ऐसे है कि वो आप अपील जो करेंगे वो भी फेसलेस होगी। आपकी अपील जाएगी और ये नहीं पता होगा कि कमिश्नर अपील कहाँ का है, मे बी वो लाहौर में बैठा है, मे बी वो कराची बैठा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं अपनी रिटर्न फाइल करते हुए या बाकी चीज़ें के रिटर्न अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, जी जी बिल्कुल, वैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे उसके साथ। ओके, परफेक्ट। अच्छा, ये तो बात होगी हमारी नोटिस के हवाले से कि जो नोटिस आएंगे उसके अंदर किस तरीके से हम कंप्लाइंस करेंगे, वो फिजिकल नहीं है, ई हियरिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं ऑडिट की तरफ। जो ऑडिट होता है वो किसी सेल्स टैक्स का, किसी का भी हो, जिसका भी हो, वो भी क्या फेसलेस ही होगा अब ऑडिट भी? अच्छा ज़ैफ़ा, इसमें आपने अक्सर वो देखा होगा कि आप जब पोर्टल खोलते हैं तो उसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स और अटैचमेंट और उसमें आप देखते हैं कि बाज़-औक़ात इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो 177 का नोटिस आया हुआ है आपको, ऑडिट के लिए आया है 122(5) का 9 का आपको नोटिस आया हुआ है। तो वो जो नोटिस होते हैं वो पहले, ये अब एक दिन की स्टोरी नहीं है कि आज ही ये सब कुछ प्रोसेस यकदम शुरू हो जाएगा, ये बेसिकली इस पे वर्किंग हो रही थी। अब आप देखें वो सिस्टम तो अवेलेबल है, उस सिस्टम में ऑडिट का आपको नोटिस आता है, गो के उसमें नीचे नाम लिखा होता है कि इस कमिश्नर की तरफ से। अब वो अगर हम नाम हटा दें, आप समझे कि ये ना पता हो किस सिस्टम की तरह है, तो वो फेसलेस का क्या नहीं बन जाता कि उसमें आता है कि ये जी आपको नोटिस आया है, एफबीआर अथॉरिटी की तरफ से आया है। अब आप उस नोटिस का रिप्लाई देते हैं, वो भी एफबीआर अथॉरिटी को देते हैं। अब उसमें ये ऑप्शन होगी कि आप उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ताकि आपको कोई अप्रोच ना करे। और फिर डॉक्यूमेंट की अटैचमेंट भी उधर हो रही होती है। तो ये प्रोसेस तो पहले से बन रहा था, जो कि अब जिसमें उसमें बस नाम रिटर्न करने हैं, तो वो आप सारे ऑडिट का पूरा रिप्लाई अपना बनाएंगे, रिप्लाई के साथ टोटल डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और फिर वो सेंड कर देंगे। तो अब वो हो सकता है कि जिसने आपको नोटिस भेजा था वो लाहौर में बैठा हो और जिसके पास आपके डॉक्यूमेंट गए हैं वो फैसलाबाद में हो। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज निकलेंगी वो डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट करके आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन या शोकाज भेज देंगे। ठीक है, फिर आप उसका जवाब देंगे, उसमें आप उसके बताएंगे कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन तो ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं ठीक, उसके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूँ। तो अब आप एक तो सिचुएशन ये होगी कि आप उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे के तो बाकी जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका साथ चलान जमा करवा दें कि लो जी मैंने चलान जमा करवा दिया, बाकी ये है। तो अब जब वो किसी थर्ड पार्टी के पास, हो सकता है वो कराची अब जाए, वो पिछले के पास ना जाए,
तो कराची वाला जब देखेगा कि हाँ जी ये इसने डिस्क्रिपेंसी थी, इसका ये उन्होंने रिप्लाई दिया, हाँ रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, ओके कर दिया, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें पेमेंट जमा करवा दिया, यही भी ओके, तो आपकी वो ऑडिट क्लोज हो जाएगा। ओके। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आपने सब कोई एक्सेप्ट नहीं किया और वो आप ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हालांकि वो ऑब्जर्वेशन सही है, तो वो देखेगा कि नहीं ये ऑब्जर्वेशन सही है, इसका प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया, तो वो उसकी असेसमेंट कर देगा जो कि आपके ज़ाहिर खिलाफ होगी। अब आप जब देखेंगे कि यार असेसमेंट हो गई, आपके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो मैं इसके पैसे जमा करवा दूं तो मेरी असेसमेंट खत्म हो जाएगी, दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आप कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। अच्छा, वो अपील का भी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसलेस में लॉ में उसमें भी चेंजेस आ गई है, तो वो अपील भी आपकी फेसलेस होगी। तो अब कमिश्नर अपील में भी किसी भी एरिया में बैठा है तो आपकी वो अपील उधर सुनी जाएगी, और अगर वो कमिश्नर अपील देख समझता है कि ये इसने रिप्लाई ठीक दिया है और इसको ज़्यादती डिपार्टमेंट ने की है, तो वो आपके खिलाफ आपके हक में फैसला कर देगा। अदरवाइज़ वो उसको रिटेन रखेगा कि ये फैसला जो है ये ठीक फैसला हुआ है। या ये भी हो सकता है कि वो कहे कि नहीं जी ये बंदा कुछ ठीक कर रहा है, इसको दोबारा देखें, ठीक है, जिसको हम रिमांड बैक कहते हैं, तो वो रिमांड बैक हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलेगा। परफेक्ट हो गया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल है, जो आम टैक्स पेयर है, जैसे कि हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं जो सिंपल टैक्स पेयर हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा इस सिस्टम से? अच्छा, बेसिकली ये सारा फायदा तो टैक्स पेयर के लिए ही किया जा रहा है ना, कि वो जो उनका क्लेम था, जो ये चैम्बर्स के ऑफिसर्स या चैम्बर्स के जो सदूर होते थे, अक्सर वो कहते थे कि जी ये FBR ख़त्म कर दें, हम टैक्स पूरा पे कर देंगे। बेसिकली ये उनके लिए ही किया जा रहा है कि भाई आप अपना टैक्स पूरा पे करें, तो अब FBR जो है ना उसके एंड पे कोई करप्शन नहीं होगी। ठीक है, इस अब FBR के ऑफिसर्स की तनख्वाहें और रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना अब होगा कि इसमें रिवार्ड भी उनको मिल रहा होगा, और टैक्स पेयर का ये फ़ायदा होगा कि उसको किसी को कोई रिश्वत के या करप्शन के हवाले से कोई उसको टेंशन नहीं होगी, बस जो जेन्युइन उसने किया होगा वो टैक्स पे करेगा। तो इस तरह हर किसी का ही फ़ायदा होगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जाहिर सी बात है, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, इसके अंदर कुछ मसले भी आएंगे, उनके बारे में अगर हम डिस्कस कर लें कि वो कौन कौन से मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसमें इजाफा देखें कि कोई भी प्रोसेस जब नया सिस्टम आता है, किसी भी चीज़ में आप वो IT का काम करते रहे हैं, या IT में भी अगर हम देखें, या जैसे कि हमारा ये शुरू से ऑटोमेशन शुरू हुई, या रिटर्न में कुछ चेंजेस आती हैं तो वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, वो ये प्रोसेस का एक हिस्सा होता है कि जब भी नई चीज़ आप शुरू करते हैं तो उसमें शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो फिर दोबारा रन होता है, फिर नई प्रॉब्लम आती हैं, वो सॉल्व होती हैं। तो ऐसे सिस्टम जो है ये एक ऑन गोइंग सिस्टम है। बिजनेस का एक कंसेप्ट है कि बिजनेस हमेशा से चलता रहता है। इसी तरह ये जो ऑटोमेशन है या डेवलपमेंट है, ये भी ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कि ये जैसे जैसे उसमें प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती हैं, डेवलप होता जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर और डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है बड़ी तेज़ी से ये चलता रहता है, और हमें इसके साथ लगे रहना चाहिए, इसमें अटैच होना चाहिए कि ताकि पूरी दुनिया के साथ हम चल सके। जितनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस के हम साथ साथ चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब पहले होता था कि यार किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी रिलेटिंग टू केस, या किसी को प्रोसीजर नहीं पता होता था, तो वो क्या होता था, वो जाता था उस अदारे के पास और जाके मुतलका कमिश्नर के पास जाएगा, उसके अमले के पास जाता था, वहाँ से जाके ना इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता था कि मेरा ही केस है, इस केस के अंदर ये मेरी प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, तो इसके अंदर मुझे आगे अब क्या करना है। तो अब उन लोगों के लिए तो मुश्किलात आएंगी कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस चीज़ को कैसे हैं। तो क्या इसके लिए भी इन लोगों ने कोई एक अलग, जैसे कि हम देखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट होता है, कॉल सेंटर होता है, वो वहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इसके लिए भी कोई डिपार्टमेंट वो बनाएंगे? यकीनन हुज़ैफा, उसके लिए तो आपको उधर जाना पड़ता था ना, आप टेंशन लेते थे, उधर जाके अपीयर होते थे, फिर पूछते थे, फिर उनकी मर्जी है कि वो बताएं कि ना बताएं। ये तो आपका हर वक्त आपके डैशबोर्ड पे मौजूद होगा कि आपका किस सिचुएशन में खड़े हैं आप, आपका केस किस जगह पड़ है और उसमें आगे क्या होने वाला है और उसमें क्या कुछ हो चुका है। तो वो हर वक्त आप अवेयर रहेंगे। जैसे कि अभी ERP सिस्टम्स जो हैं, आप देखते हैं कि पहले क्या होता था, साल बाद बुक्स का ऑडिट होता था, और साल बाद जाके जब ऑडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था तो फिर वो पता चलता था कि
क्या बिजनेस कमा रहा है या क्या इसमें लॉस कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे ERP हो रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रही है, तो अब सिंगल क्लिक करता है ओनर, उसको पता चल जाता है कि इस वक्त मैं कितने प्रॉफिट में खड़ा हूँ। ओके, ठीक है। इसी तरह टैक्स पेयर अपने हर चीज के हवाले में, जैसे कि AI की आप देखते हैं कि इतनी ज्यादा उसकी इनोवेशन हो चुकी है कि आप अपना छोटा सा मसला AI को देते हैं और वो आपके सारी प्रॉब्लम्स हल कर देता है। ऐसा ही है। ठीक है। तो इसी तरह ये AI बेस ही सिस्टम होगा, तो जिसमें हर चीज आपको उधर अपने घर बैठे, अपने सिस्टम पे बैठे हर चीज मिल रही होगी। ओके, तो आपके ये वक्त भी कम हो जाएंगे, गर्मी में आना जाना भी कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब फेसलेस सिस्टम के अंदर जो केसेस हैं वो किसे असाइन होंगे? विद इन अ रीजन, सिर्फ हमारे रीजन के अंदर होंगे या वो किसको असाइन होंगे? ये जो फेसलेस सेंटर होगा वो नेशनल होगा। ठीक है। ये पूरे FBR का हो सकता है, एक ही जगह कंट्रोल हो रहा हो, सेंट्रल कंट्रोल हो रहा हो। और फिर असाइन के लिए ये है कि हो सकता है कि आप लाहौर में हैं और आपका केस जो है कराची बैठे ऑफिसर को असाइन हो गया है। ठीक है। इसी तरह कराची वाले का आपको असाइन हो गया है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इधर लाहौर में बैठे हुए हैं, आपके साथ ही किसी को असाइन हो गया है। तो ये हिडन रखा जाएगा। किसी इवन जब हेयरिंग हो रही होगी ना, तो हेयरिंग में अगर किसी को बोलना पड़ रहा है तो उसमें भी वॉइस ओवर लगेगा और वो पहचान नहीं सकेगा कि कौन बोल रहा है आगे। ओके, परफेक्ट। मतलब फेस वगैरह नहीं आएगा मेरे ख्याल से? बिल्कुल, फेस भी नहीं आएगा और फिर आवाज जो है उसको भी हिडन रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब फेसलेस सिस्टम जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे ये लोग, तो इसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो क्या अपने कंसल्टेंट या लॉयर को भी फेसलेस सिस्टम के अंदर ला सकता है? जी बिल्कुल। इसमें ऐसे है हुज़ैफा, आप जानते होंगे कि जो बिजनेसमैन होता है उसके पास एक तो टाइम नहीं होता कि वो अपने प्रॉपर बिजनेस से निकल के इन चीज़ों की तरफ जाए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो दूसरा ये है कि वो अपनी चीज़ का एक्सपर्ट होता है, उसको ला कर नॉलेज का भी थोड़ा पता नहीं होता, तो उसके लिए वो एक कंसल्टेंट हायर करता है, अपना लॉयर हायर करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसको वो ऑलरेडी पहले हायर करता था, क्योंकि उसके पास काम ही यही होता था, नॉलेज ही यही होता था। तो अब भी ऐसे होगा कि वो अपने अकाउंट की ऑथोराइजेशन जो है, जैसे पहले ID पासवर्ड वो अपने कंसल्टेंट को जब वकील को दे देता है, इसमें भी ऐसे होगा कि वो अथॉरिटी दे देगा अपने वकील को या कंसल्टेंट को कि आप इसको कैरी ऑन करें, जो भी जवाब आ रहा है इस तरह से आ रहा है, मुझे इन्फॉर्म रखें। तो वो खुद भी चेक करता रहेगा और उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव रिप्लाई देगा उसका। ओके, परफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल एक केस चल रहा है, उसका फेसलेस, क्योंकि ऑर्डर जो होगा वो फेसलेस ऑर्डर ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, फेसलेस ऑर्डर आया है, वो टैक्स पेयर जो है वो उससे मुतमिन नहीं है, तो उसकी नेक्स्ट जुरिस्डिक्शन जो बनेगी वो अपील की बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसका क्या तरीका होगा? वो वैसे ही जैसे आपको ऑनलाइन अपील, पहले ही IRS पे आप अगर जाएं तो ऑनलाइन अपील होती है। ठीक है। इसमें तो खैर हम अपना नाम भी देते हैं और हमें पता होता है कि हमारा अपील का फलां ऑफिसर है, उसके पास जानी है, या हम उधर अपील फाइल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाती है। ठीक है। लेकिन इसी तरह अब ये सिस्टम तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें ये होगा कि बस ये नहीं पता होगा कि नाम कौन है और किसके पास जानी है। हो सकता है कि वो आपका कराची में कमिश्नर अपील बैठा हो जिसके पास जाए, या जब रिप्लाई आप दे दें तो हो सकता है फैसलाबाद वाला उसमें करे। तो इसमें जो होगा ये वैसे ही अपील का सिस्टम ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें थोड़ी और चेंजेस आएंगी तो वो ऑनलाइन वो भी फेसलेस होगी। परफेक्ट हो गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट अब हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो डाटा होगा वो कितने अरसे तक महफूज रहेगा फेसलेस सिस्टम के अंदर? अच्छा, इसमें अगर आप हुज़ैफा देखें, अगर किसी क्लाइंट की आप लॉगिन ID करते हैं तो ID में ये 2014 से जो है ना ऑनलाइन डाटा होना शुरू हुआ है जी। तो आप किसी की ID खोलें तो वो 2014 से है। मीन ये है कि आज के डेट में अगर आप देखें तो 12 साल हो गए कि वो डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह जब सॉफ्ट डाटा है और पीछे डाटा बेस में पड़ा हुआ है तो ऑलमोस्ट वो तो मैं समझता हूँ कि जब तक चलता रहेगा, जब से ऑटोमेशन हो गई है तो वो डाटा अवेलेबल रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो फेसलेस सिस्टम है इस पर कब से प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो कब से शुरू होगी? हाँ जी, इसमें यह है कि जैसे आपने देखा कि इस दफ़ा ये लॉ का हिस्सा बना है,
अच्छा, जब अब लॉ का हिस्सा इस साल में बना है तो यकीनन वो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी पूरा डेवलप नहीं है। गो के काफ़ी चीज़ें उनकी हो गई हैं, लेकिन जो एफबीआर खुद एनालाइज कर रहा है कि वो 2018 में जो है ना इसको टोटल कंट्रोल इसके मुताबिक आ जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा लॉ का हिस्सा बना है, अब उसकी भी डेवलपमेंट जारी हो जाएगी, साथ वो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और साथ काम शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये विद इन 2 ईयर जो है ना वो टोटल इस पे फेसलेस पे चला जाएगा। ओके, परफेक्ट। ओके, मैं मेरे अपने नॉलेज के लिए और कुछ हमारे जो कंसल्टेंट्स दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुछ लॉयर्स हैं, उनकी नॉलेज के लिए भी एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे जो केसेस पेंडिंग है, ठीक है, वो कुछ 2023 के हैं, कुछ 2021 के हैं, कुछ 2020 के हैं, केसेस जो है ना वो पेंडिंग है। अब उसके अंदर तो हमें पता है कि ये हमारे केसेस किस कमिश्नर के पास हैं, कौन से जोन में है, कौन से यूनिट में है, आरटीओ में, सीटीओ में, हमें उस चीज़ के बारे में पता है। अब उन केसेस का जो पेंडिंग केसेस हैं जिनके अंदर मेंशन्ड है कि ये कमिश्नर फलाने के पास है, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मेंशन्ड है, उन केसेस को क्या किया जाएगा? अच्छा, उसके तो एज इट इज़ ही वो चलेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एफबीआर को भी चीज़ें डेवलप करने में कुछ टाइम लगेगा, विद इन 2 ईयर। तो वो उस वक्त तक मोस्टली केसेस ख़त्म होते जाएंगे और नए जो बनने शुरू होंगे वो उस सिस्टम का हिस्सा होंगे। ठीक है, जो पहले पे शायद ये इम्प्लीमेंट होना मुश्किल हो जाएगा कि वो सारा उस तरह से किया जाए। ओके, परफेक्ट हो गया। तो जैसा कि हमने अब फेसलेस सिस्टम के बारे में बहुत अहम मालूमात हासिल की हैं, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस बिल के अंदर 2026 के अंदर एक अहम टॉपिक था जो एफबीआर अदारे की तरफ से रेज़ किया गया था। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जैसे पिछले जो हमारे प्रीवियस केसेस चलते आ रहे हैं वो जैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो जो न्यूली केसेस होंगे ना वो इसी ही सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए उनको इनरोल किया जाएगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर भी करें, और आपके अगर कोई सवालात हों इससे रिलेटेड, फेसलेस सिस्टम से रिलेटेड या इनकम टैक्स, सेल टैक्स, किसी भी किस्म का कोई सवाल आपका हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, और हमारा जो नंबर है वो भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम आपके जो सवालात हैं उनको भी डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।